हेलो बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज एक पुनः महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ, आपकी मैडम शारदा। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं कुंवर नारायण की कविता के बहाने। इस कविता की व्याख्या क्लास 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, आप लोगों की तैयारी के लिए। तो बच्चों, ये जो कविता है कविता के बहाने, यह कुंवर नारायण द्वारा लिखित जो उनका काव्य संग्रह है इन दिनों इससे ली गई है। इस कविता में कवि ने चिड़िया को माध्यम बना करके कविता के अस्तित्व पर अपनी बात कही है। चिड़िया के माध्यम से, फूलों के बहाने से, बच्चों के बहाने से, इसमें इन तीन प्रतीकों को, इन तीन लोगों से तुलना करके कविता के अस्तित्व की बात कही गई है कुंवर नारायण ने अपनी इस कविता में। तो चलिए देखिए, सबसे जो पहला अंतरा है इस कविता का। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो इसमें कवि कहता है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। कविता क्या होती है? कल्पना की। एक कल्पना जो कवि संजोता है उसकी उड़ान होती है कविता। वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसमें नई नई उड़ान होती है, नई ऊंचाइयां होती है, नई गहराइयां होती है, उसी प्रकार से कविता में भी नए नए भाव होते हैं, नई नई उड़ान होती है, नए नए विचार होते हैं। कविता में नए भाव और विचार आते रहते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान असीमित होती है, इसलिए उसे वो चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आपको भेद करना है, यह क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में क्या अंतर है। तो चिड़िया की उड़ान बच्चों सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। एक तो ये आपके पास में अंतर बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है। फिर आगे देखिए, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर आगे है आपके पास में, देखिए, चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती रहती है। ठीक है, देखिए, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, इसलिए वो कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। चिड़िया बाहर उड़ती है, भीतर उड़ती है, इस घर से उस घर तक आती जाती रहती है, जबकि कविताओं के को कल्पना के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। उसको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी सृष्टि में अपने उड़ान को भरती रहती है, यानी कि सारी सृष्टि में कल्पनाओं को संजोती रहती है कविता। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है चिड़िया अपनी सीमा में बंदी होने के कारण कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं जान पाती, क्योंकि कल्पनाओं की कहीं सीमा नहीं होती बच्चों। कवि कहता है कल्पना की कहीं सीमा नहीं होती, कल्पना कहीं से कहीं पे भी जा सकती है। आशय यह है कि पक्षी की उड़ान सीमित होती है, परंतु कविता का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है और असीमित होता है। इसलिए चिड़िया कविता की कल्पना को नहीं जान सकती, कविता को नहीं समझ सकती चिड़िया। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आपके पास में आगे की जो आती हैं उसमें देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब इन पंक्तियों में, इस पैराग्राफ में जो कवि ने कविता की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा है, फूलों की उपमा करी है किससे? कविता से। तो अब देखिए, कविता की और फूलों की तुलना करी है कुंवर नारायण ने। देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहते हैं कविता भी खिलती है अपने भावों को लेकर के, अपने भाव सौंदर्य को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता अपनी खिलती है भाव सौंदर्य को लेकर, विचारों को लेकर। जिस प्रकार फूल अपने रूप, रंग और खुशबू को लेकर के खिलते हैं, ठीक इसी प्रकार कविता भी अपने भावों को, अपने विचारों को लेकर खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कवि कहता है कविता जिस प्रकार से खिलती है उस प्रकार से फूल कभी नहीं खिल सकते, क्योंकि फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं और अपनी डाली से टूट करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व एक सीमित समय तक रहता है और वो समाप्त हो जाता है।
फूलों का खिलना, उनका वातावरण को सुगंधित करना, फिर तय समय पर मुरझा जाना फूलों की प्रकृति व अवस्था को बताता है। ठीक है, लेकिन कविता क्या होती है बच्चों? कविता फूलों की तरह खिलती जरूर है, अपने भावों और विचारों को लेकर खिलती जरूर है, लेकिन वो मुरझाती कभी भी नहीं है, क्योंकि कविता अपने भावों के कारण, संदेश और प्रेरणा के कारण, अपने अस्तित्व के कारण वो सदा खिली रहती है। संप्रेषण के कारण वो सदा खिली रहती है। वो एक पाठक पढ़ता है, दूसरा पाठक पढ़ता है, वो हमेशा सहेज करके रखता है, उसको अपने मन में, उसको अपने विचारों में सहेज करके रखता है, इसलिए वो मुरझा नहीं सकती, वो नित नया रूप लेकर के खिली रहती है। तो आगे पढ़ेंगे हम। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब कवि कहता है कविता अपने भावों के कारण, संदेश व प्रेरणा के कारण तथा अस्तित्व के कारण सदैव खिली रहती है और अपनी विशेषताओं के कारण सुगंध भी फैलाती रहती है। फूल कविता के खिलने का अर्थ नहीं जानता। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, लेकिन दोनों का खिलना बिल्कुल अलग अलग है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब कवि कहता है कविता बाहर भीतर हर जगह पाठक जब उसे पढ़ता है तो उसके अंदर नए नए विचार आते हैं, नई नई कल्पनाएं आती हैं, और वो उन विचारों को संजोए रखता है अपने अंदर, और वो संप्रेषण और प्रेरणा के कारण से इधर से उधर जाती है, लोगों के अंदर वो फैलती रहती है, लेकिन वो कभी मुरझाती नहीं है। इसके कारण फूल कभी भी कविता को नहीं जान सकते। अब देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब आगे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। माने मतलब होता है बच्चों अर्थ। तो इसमें कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान असीमित एवं कल्पनाओं की उड़ान बताया है। यहाँ पर बच्चे जिस प्रकार से अपने खेल में मदमस्त होकर खेलते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से कविता भी अपनी कल्पनाओं में मदमस्त होकर के इधर से उधर उड़ान भरती रहती है। तो यहाँ पर उसके समान बताया है, किसके समान? बच्चों के खेलने के समान, बच्चों की कल्पनाओं के समान कविता को बताया गया है। कवि कहता है कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है कवि ने। जिस प्रकार बच्चे अपना खेल घर बाहर कहीं भी खेल लेते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर। जिस प्रकार बच्चे अपना खेल कहीं भी खेल लेते हैं, बाहर भी खेल लेते हैं, भीतर भी खेल लेते हैं, इस घर में ही खेल लेते हैं, अपने पड़ोसियों के घर में भी खेल लेते हैं, और वो सभी घरों में अपने खेल खेलते हैं। उनके लिए अपने पराये, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता है। उसी तरह कविता भी बच्चों के खेल के समान अपने शब्दों से बाहरी व आंतरिक संसार को मनोभाव देती है, यानी कि कल्पनाएं देती हैं, सोचने समझने की शक्ति देती है, विवेक प्रदान करती है। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा अपने पराये को भूल करके सभी में अपनत्व की भावना का विस्तार करता है, ठीक उसी प्रकार से कविता भी छोटे बड़े के भेद को भुला करके, अपने पराये के भेद को भुला करके सभी में एक होने का मनोभाव पैदा करती है कविता। उसके लिए किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होता। बच्चों की भावना के अनुरूप ही कविता की भावना भी सबके लिए एक समान ही रहती है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी कविता के माध्यम से, कविता के बहाने के माध्यम से, इस कविता में कवि ने कविता की तुलना की है चिड़िया से, कविता की तुलना की है फूलों से, कविता की तुलना की है यहाँ पर बच्चों से, बच्चों के खेल से, बच्चों की कल्पनाओं से। ठीक है, तो उसने कविता को बताया है किसके समान? बच्चों के खेल के समान। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों के खेल के समान कविता को बताया गया है। तो कैसी लगी व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।